नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है, साउंड वाला चैप्टर है, चैप्टर 12 एनसीईआरटी बुक क्लास 9 साइंस का। उसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बचे थे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेते हैं। जो 9th क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है? इससे पहले के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ए साउंड इज़ 100 हर्ट्ज। हमें फ्रिक्वेंसी दी है, कोई साउंड का सोर्स है यानी कि जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट। 1 मिनट के अंदर वो कितना वाइब्रेट हो रहा है अगर हमें फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज दी है। तो इसके अंदर हमें जो है फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो यानी कि कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं और डिवाइड बाय जो टोटल टाइम है। तो ये जो है फॉर्मूला होता है जो फ्रिक्वेंसी होती है। तो हमें क्या निकालनी है? डज इट वाइब्रेट हाउ मैनी टाइम्स, कितने बार ये वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमें इसके अंदर निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये लिख लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल टाइम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम इनटू जो फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो चीज़ है ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। अब इसके अंदर देखिए जो टोटल टाइम है वो हमें कितना दिया है? 1 मिनट दिया है, ए मिनट। तो टोटल टाइम 1 मिनट दिया है, एक को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने दी है? हमें 100 हर्ट्ज दी है। तो फ्रीक्वेंसी है हमारी 100। तो अब जो है ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 6000। यानी कि ये 6000 टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी आ गई? 6000 टाइम्स जो है 1 मिनट के अंदर ये ओसिलेट करेगा और फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करेगा कितनी? 100 हर्ट्ज की। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो ये समझ गए होंगे आप। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट। क्या ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन लॉ था साउंड भी उसको फॉलो करता है? एक्सप्लेन कीजिए। तो बिल्कुल ये फॉलो करता है। देखिए जो साउंड होता है वो भी रिफ्लेक्ट होता है। मान लीजिए ये क्या है हमारा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और यहाँ से जो है साउंड आया तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, यानी कि ये इंसिडेंट साउंड हो गया और ये रिफ्लेक्टेड साउंड हो गया। ये कौन सा है? इंसिडेंट साउंड। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड साउंड। और ये जो बीच में है ये इस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ ये क्या है? ये हमारा होता है नॉर्मल। यानी कि ये जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल जो है साउंड का, वो इस रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। दोनों बराबर होंगे जैसे कि लाइट के अंदर होता है। और ये जो है तीनों ही नॉर्मल, इंसिडेंट जो हमारा साउंड है और रिफ्लेक्टेड जो साउंड है, तीनों ही हमारे एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में। तो बिल्कुल ये लाइट के जो लॉ है उसको फॉलो करता है। और सेम जो है जिस तरह से आप लाइट का रिफ्लेक्टिंग दिखाते हैं उसी तरह से आपको इसके अंदर दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन ए साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कोई एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और जो साउंड है उसे रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड इको इज प्रोड्यूस्ड, इको प्रोड्यूस होती है। इको का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से साउंड गया और फिर जो है वापस आया, तो ये जो है आपको दोबारा सुनाई देना, उसको इको बोलते हैं। जैसे पहाड़ों में आपको आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, किसी बड़ी बिल्डिंग के पास दोबारा सुनाई देती है, तो वो चीज़ इसको हम बोलते हैं इको। तो इको उसको हम बोलते हैं कि दोबारा सुनाई देना। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन द सेम। तो ये कहता है कि जो ये डिस्टेंस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है? हमारा सोर्स है जो जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं सोर्स ऑफ साउंड। तो यहाँ से सोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ जा रहा है, फिर दोबारा लौट कर आ रहा है। तो ये कहता है कि यह सेम रहेगा। अगर इसी इको को आप होटर डे के अंदर सुने, यानी कि होटर डे के अंदर क्या ये सेम रहेगा? ये जो इको है, अब देखिए इको के लिए जो कंडीशन है वो हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन होती है? इसके लिए कंडीशन होती है कि जो हमारा इको है वो 0.1 सेकंड के अंदर ही हमें सुनाई, जो है इसके बड़ा ही हमारा टाइम होना चाहिए तब ये हमें सुनाई देगा। यानी कि कम से कम 0.1 सेकंड का टाइम होना चाहिए जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसके बीच में। तो जो टाइम इंटरवल है रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड का वो कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए। लेकिन होटर डे में क्या होगा? होटर डे में हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर जाता है।
अब ये इंक्रीज़ करेगा तो जो साउंड की स्पीड है तो स्पीड भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो स्पीड भी इंक्रीज़ करेगी। अब इको के लिए 0.1 सेकंड होना ज़रूरी है, लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज़ करेगी तो ये तो पहले ही पहुंच जाएगा, 1 सेकंड से पहले ही पहुंच जाएगा यहाँ पे लौट कर, इससे टकरा कर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। यानी कि हॉटर डे के अंदर ये हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन है 0.1 सेकंड तो मिनिमम होना चाहिए, इससे ग्रेटर चल सकता है, लेकिन ये तो एकदम से तेज़ी से जाकर वापस आ जाएगा, तो इसलिए जो है ये हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो हमारा इको है, ऑडिबल रेंज थी, वो उससे भी पहले आ गया है, तो इसलिए जो है ये हमें सुनाई नहीं देगा। हॉटर डे में अगर इको का 0.1 सेकंड में ही वो लौट कर आ रहा था और हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो हमें सुनाई नहीं देगा, ऑडिबल रेंज के बाहर हो जाएगा। गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। दो हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बतानी है साउंड वेव की, तो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो है हमारे पास, हमने पढ़ा था सोनार के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसका यूज़ क्या किया जाता है, जो शिप्स होती हैं हमारी, जो पानी के ऊपर शिप्स चलती हैं या सबमरीन हैं, तो उनके अंदर ये क्यों लगाया जाता है, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये ग्राउंड है और ये सारा वाटर है, ऊपर ये वाटर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो यहाँ से जो है सोनार जो है एक जो इस तरह से भेजी जाती है, जो इससे टकरा कर जो है फिर वापस जाती है। यानी कि जो ट्रांसड्यूसर है वो इसको भेजता है, फिर डिटेक्टर के पास वो जाती है, इसी तरह से होता है। तो सोनार क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, आपने साउंड वेव भेजी और यहाँ से टकरा कर वो वापस गई, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हुई, रिफ्लेक्शन तो हुई, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो जो डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है उनका पता इससे लगाया जाता है, या उनकी स्पीड डायरेक्शन का भी पता इससे लगाया जाता है, तो इसको सोनार मेथड हम बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है, अगर हम एग्जाम्पल लें, वो होता है स्टेथोस्कोप। ये जो स्टेथोस्कोप होता है इसका यूज़ कौन करते हैं, इसका यूज़ करते हैं डॉक्टर। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो है आपकी हार्ट बीट को किस तरह से सुनता है, हार्ट बीट जो है, तो वो जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो है आपके हार्ट के ऊपर लगाता है, बाहर से ही उसको जो है उसकी हार्ट बीट सुनाई देती है। अब जो स्टेथोस्कोप होता है इस तरह का होता है, जो आपने देखा होगा डॉक्टर जो है अपनी ईयर्स के अंदर लगाते हैं, दोनों तरफ से इस तरह से ईयर के अंदर लगाते हैं, और यहाँ से जो है जब साउंड जाता है तो अंदर से वो रिफ्लेक्टेड होकर जो है डॉक्टर के कानों तक पहुँचता है। तो स्टेथोस्कोप के अंदर भी जो है आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देख सकते हैं इस तरह से। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके अंदर, एक सोनार का एग्जाम्पल हो गया और एक हो गया स्टेथोस्कोप का एग्जाम्पल। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसके अंदर दे सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। तो ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 500 मीटर हाई। अब देखिए कोई एक टावर है, मान लीजिए इस तरह से एक टावर है और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं ये कितनी है, 500 मीटर हाई है। तो ये क्या है हमारा, ये टावर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये टावर है। तो 500 मीटर हाई इनटू ए पॉन्ड ऑफ वाटर। तो एक पॉन्ड ऑफ वाटर है, मान लीजिए यहाँ पे जो है इस तरह से कोई पॉन्ड है और यहाँ पे जो है वाटर है, तो यहाँ से एक स्टोन को फेंका इसके अंदर, इस वाटर के अंदर। तो हमने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया टॉप ऑफ द टावर से जो 500 मीटर हाई है, पॉन्ड ऑफ वाटर के अंदर एट द बेस ऑफ द टावर, यानी कि जो इसके बिल्कुल बेस पर है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। व्हेन इट इज स्प्लैश हर्ड एट द टॉप। तो व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड, यानी कि आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको जो है ये स्प्लैश कब सुनाई देगी, इसकी आवाज़ कब सुनाई देगी, जब पत्थर जो है इसके अंदर जो है गिरेगा तब, ये बताना है। जिसके अंदर हमें जी को लेना है, यानी कि जो ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, स्पीड ऑफ साउंड को लेना है 340 मीटर पर सेकंड, ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। तो हमें पता है हाइट ऑफ द टावर जो है हमें दी है, इसको हम मान लेते हैं कि जो एच है, एच और एस कुछ मान लीजिए, तो ये जो है यानी कि हाइट और डिस्टेंस कुछ मान लीजिए, ये हमें दिया है 500 मीटर, तो ये 500 मीटर दिया है। जो साउंड की वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है, वो हमें दी है 340 मीटर पर सेकंड। तो 340 मीटर पर सेकंड की साउंड की वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमें जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है, जो कि यहाँ पर दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टोन है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टोन है वो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, तो ये हमें ध्यान रखना है, u हो गया 0। अब जब ये नीचे आया तो मान लीजिए वो टाइम जो है t1 हम ले लेते हैं, तो t1 है स्टोन जो है इसके यहाँ से हमने इसको नीचे फेंका, तो t1 ले लेते हैं।
अब जो है हम इक्वेशन इसके अंदर लगाते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ए की जगह जी लेंगे और टी की जगह टी वन ले लीजिए, यहाँ पे दोनों जगह टी वन ले लीजिए, तो यहाँ जी टी वन स्क्वायर आ गया। अब यू हमारा ज़ीरो है तो ये तो टर्म हो गई ज़ीरो। यहाँ हाफ जी की वैल्यू कितनी है 10 और टी वन की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, तो टी वन स्क्वायर। तो एस की वैल्यू हमें दी है, एस यानी कि ये जो एच और एस कुछ भी ले लीजिए जो कि हमें 500 दी है, तो यहाँ आप 500 लिख लीजिए। इसको सोल्व कीजिए, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 इंटू टी वन स्क्वायर, यानी कि जो टी वन स्क्वायर है वो क्या आ गया हमारा 500 डिवाइड बाई 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ 100 का क्या आ जाएगा, टी वन आ गया हमारा 10, तो टी वन की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो इसको आप याद रखिएगा, जो टी वन की वैल्यू है वो 10 आ गई हमारे पास। तो टी वन की वैल्यू 10 आ गई। उसके बाद जो है हम क्या करना है, अब देखिए टी वन जो है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा टी वन है। अब देखिए जो हमें आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि यहाँ स्प्लैश की जो आवाज़ सुनाई देगी उसको हम ले लेते हैं टी टू ले लेते हैं, कि यहाँ से आई और जो साउंड है यहाँ तक जाएगा, हमारे कानों तक जाएगा, तो इसको हम टाइम टी टू ले लेते हैं। तो हमारा जो टोटल टाइम रहेगा वो टी वन प्लस टी टू रहेगा। अब टी टू कितना रहेगा, टी टू हमारा होगा, अब टाइम क्या होगा हमारा, जितनी इसकी हाइट है या डिस्टेंस और बाय जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कितनी है 340, इसीलिए तो दी है ये ताकि हम टी टू निकाल सकें। तो ये आ जाएगा 500 बाय 340 ये आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.47 सेकंड के लगभग आ जाएगा। ये आ गया टी टू, तो टी टू क्या आ गया 1.47 और टी वन कितना आया था हमारा, यहाँ पे ये देखिए 10 है तो ये आ गया 10। तो टोटल टाइम जो है वो कितना हो गया हमारा, टोटल टाइम हो गया 10 प्लस 1.47 11.47 आ गया। यानी कि 11.47 जो सेकंड के बाद जो है हमारे कानों को आवाज़ स्प्लैश की सुनाई देगी। तो इस तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझना है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो जब वो आप समझ जाएंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो था कि हम किस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14 क्वेश्चन, तो इसको हम समझ लेते हैं। 14 क्वेश्चन, तो ए साउंड वेव ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें जो है साउंड वेव की स्पीड दी है, ये हमें दी है, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले कि जो v है हमें दी है 339 मीटर पर सेकंड ये दी है। इफ़ इट्स वेव लेंथ ये दी है, वेव लेंथ को आप लैम्डा से डिनोट करते हैं, 1.5 सेंटीमीटर आपको दी है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल। अब ऑडिबल रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज आप कहते हैं उसको, ये ऑडिबल रेंज होती है। इससे पहले की जो है आप इंफ्रासाउंड और इसको अल्ट्रासाउंड जो है इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक इस तरह से आप बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो है हमें क्या निकालना है इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो ऑडिबल है या नहीं अब हम ये देखेंगे इसके अंदर। तो स्पीड ऑफ द साउंड जो ये फॉर्मूला है वो किसके बराबर होती है, लैम्डा इनटू जो है फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, इसको हम न्यू बोलते हैं। ये वी है वेलोसिटी, ये न्यू है, तो ये इसके बराबर होती है। अब आपको न्यू निकालना है, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो जो न्यू है इसको ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, न्यू जो है वो क्या हो जाएगी वी बाई लैम्डा, यानी कि ये जो लैम्डा है इसके नीचे आ जाएगा। वी कितना है 339 है जो साउंड की स्पीड है, लैम्डा कितना है 1.5 है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। पहले 1.5 हमें दिया है ये सेंटीमीटर में है और ये जो है हमें मीटर पर सेकंड में दी है, तो हम इसको भी मीटर में ही चेंज कर लेंगे। तो ये मीटर में कितना आ जाएगा 0.015 जो है मीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको आप इरेज कर लीजिए, 0.015 लिखेंगे आप, तो मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। जब आप इसको जो है डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर जो है लगभग जो है 22,600 हर्ट्ज आ जाएगा। यानी कि ये जो है ये फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू फ्रीक्वेंसी आ गई। तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी इस रेंज के अंदर होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज जिसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो ज़्यादा बड़ी हो गई, 22,600 हर्ट्ज हो गई, तो ये ऑडिबल नहीं रहेगी। तो ये ध्यान देना है, ये ऑडिबल नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है व्हाट इज़ द रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। तो सीधी सी बात है, रिवर्बरेशन क्या होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सीधा आंसर हम यही लिख देते हैं।
अब ये कहाँ पे होता है, जैसे कहीं होल्स होते हैं हमारे, उनके अंदर जब आप आवाज़ लगाते हैं तो वो मल्टीपल आपको सुनाई देती रहती है बार 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 बार, तो वो रिवर्बरेशन होती है। तो इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, अगर साउंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल हम लगा दें तब इसको रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई वूलन्स लगा दें, लूज वूलन होते हैं, फाइबर बोर्ड लगा दें, या कागज़ के टुकड़े जिगजैग टाइप में लगा दें इस तरह से जो एब्जॉर्ब कर सकें साउंड को। तो पर्दे वगैरह भी इसीलिए लगाते हैं। तो वो जो है साउंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल लगाए तो ये रिड्यूस हो जाएगा। पास व्हाट इज़ लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन। अब देखिए जो लाउडनेस है हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। जो एम्पलीट्यूड है यानी कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी वेव का, ये वाला जो यहाँ से ये चीज़ जो क्रेस्ट तक है, या फिर ये जो है इसको भी आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर ये जो लाउडनेस है डिपेंड करती है। तो जितनी ज़्यादा जो है जो लाउड होगा साउंड उसके पास हाई एनर्जी होती है, तो लाउडनेस साउंड के पास जो है हाई एनर्जी रहती है। और जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच ए प्रे। यानी कि जो बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, अपने जो खाना है वो किस तरह से ढूंढते हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं उड़ने वाले, उनको किस तरह से, कीट पतंगों किस तरह से वो खाते हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड वो छोड़ते हैं तो वो इसके अंदर यूज़ करते हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो प्रिंसिपल है। यानी कि साउंड क्या है, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे ही जो मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटा सा जीव है और यहाँ पे मान लीजिए बैट है, तो बैट जो है एक अल्ट्रासाउंड की स्क्वीक छोड़ती है, जिससे कि वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर उसके पास दोबारा जाता है। यानी कि ये क्या है, रिफ्लेक्ट होकर गया साउंड, और ये जो है उसके ऑब्जेक्ट का साइज़ को उसको बता देती है कि कितना बड़ा है वो। तो उससे जो है वो उसको हेल्प मिलती है, वो कितनी दूर है, डिस्टेंस का भी पता लगा देती है। जैसे सोनार के अंदर होता है हमारा, सोनार टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उसी तरह से हमें डिस्टेंस का पता लग जाता है उनको, बैट को, और उसके साइज़ का पता लग जाता है, जिससे कि वो उसको कैच कर लेती है। तो ये इसके अंदर फिनोमिना रहेगा। हाउ इज़ अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए जो अल्ट्रासाउंड है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, वो हमें बताना है। तो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि साउंड वेव है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास इस तरह की जिग-जैग सी कोई ट्यूब है जिसको साफ़ करना आसान नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे और एक कंटेनर के अंदर जो है एक सॉल्यूशन ले लेंगे। ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये हमारा क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है। तो ये क्लीनिंग सॉल्यूशन आपने ले लिया, ये पाइप आपने इसके अंदर डाल दी। अब क्या है, आप अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो इसके अंदर छोड़ते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे वो टकराती है, इसके अंदर वाइब्रेशन होती है और डर्ट के पार्टिकल जो है नीचे आ जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं इससे, और क्लीनिंग सॉल्यूशन जो है उसको साफ़ कर देता है। तो इस तरह से जो मटेरियल को साफ़ करने के लिए अल्ट्रासाउंड जो हमारी वेव्स हैं वो हेल्प करती हैं। तो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी अल्ट्रासाउंड्स का जो है, अल्ट्रासाउंड्स जो वेव हैं उनका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ए सोनार। सोनार की जो एप्लीकेशन और वर्किंग क्या है। अब सोनार की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो शिप है या सबमरीन है, इस तरह से उनके अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है। जो ऑब्जेक्ट के, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये पानी के अंदर है, यहाँ पे सारा पानी है, तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये से टकराता है और फिर जो है वापस जाता है। यानी कि ये डी हो गया और ये डी हो गया, तो डिस्टेंस आप देखें तो 2D रहता है। और जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड होती है, जो ये सोनार है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये ऑब्जेक्ट का पता लगाता है कि वो कितनी दूर है, क्या डायरेक्शन है, क्या पोजीशन है, वो सब बताता है। तो 2D डिस्टेंस क्या होता है हमारा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से जो ट्रांसड्यूसर है वो सिग्नल भेजता है, डिटेक्टर जो है उसको कैच कर लेता है, और इस तरह से सारा फिनोमिना जो है होता है। तो यहाँ पे जो इको प्रोड्यूस होती है एक तरह की, यहाँ टकराई वापस गई, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर जो है उसका ऑब्जेक्ट का पता लगा लिया जाता है इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो इस तरह से इसको इको रेंजिंग भी बोला जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारे चैप्टर के अंदर। ये हमने एक ओवरव्यू लिया इसका कि किस तरह से हम सोनार का जो यूज़ है करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ है पानी के अंदर वो पता लगाने के लिए। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ए सोनार डिवाइस ऑन ए सबमरीन सेंड आउट ए सिग्नल
एंड रिसीव एन इको 5 सेकेंड लेटर। इको जो है उसको 5 सेकेंड लेटर मिलती है, यानी कि जो टाइम है इको का वो कितना हमें दिया है, 5 सेकेंड दिया है। उसके बाद कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज, डिस्टेंस हमें दिया है 3625। तो डिस्टेंस आप मान लीजिए ये आपको दिया है 3625 मीटर, ये दिया है। अब जो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, अब सबमरीन है यानी कि पानी के अंदर है मान लीजिए, और यहाँ पर जो है कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है इससे टकराया और फिर यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ट्रांसड्यूसर से सिग्नल आया फिर डिटेक्टर की तरफ गया, ये डी और ये डी, फॉर्मूला क्या था 2D। तो 2D हमारा डिस्टेंस रहेगा और वो किसके बराबर होता है, v इंटू टी के बराबर। अब हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, तो v हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 2D/t हो जाएगा। तो 2D/t, अब यहाँ d हमें दिया है वो कितना है 3625 है, और जो t है वो कितना है हमारे पास 5 सेकंड है। तो यानी कि 2 इंटू ये हो जाएगा 3625 और डिवाइड बाय हो जाएगा 5। तो ये आंसर आ जाएगा लगभग जो है आपका 1450 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप वेलोसिटी जो है वाटर के अंदर साउंड की निकाल सकते हैं अगर आपको दो चीज़ें गिवन हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि हम सोनार का क्वेश्चन जो है किस तरह से सोल्व करेंगे। सोनार के ऊपर कोई भी बेस क्वेश्चन है इस तरह से आप उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन ए मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। तो डिफेक्ट भी पता लगाए जाते हैं अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्रैक है, मान लीजिए ये क्या है, क्रैक है, ये यहाँ पे ये क्या है, ये क्रैक है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं। यहाँ पे जो होता है हमारा डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर यानी कि जो इन साउंड वेव को कैच करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्रैक नहीं है तो यहाँ डिटेक्टर पे पहुँच जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये जो क्रैक है इसको जो है पास नहीं होने देगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, वापस जाएंगी। तो इस तरह से पता लगाया जाता है कि कहाँ पे क्रैक है। जहाँ पे क्रैक नहीं होता वहाँ पे सीधी चली जाती हैं तो डिटेक्टर के पास पहुँच जाती हैं, और यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं तो उसको भी डिटेक्टर यहाँ पे होता है, कैच कर लेता है और उससे पता चल जाता है जो क्रैक है वो कहाँ पर है। तो क्रैक के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारी हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं अगर हम जानेंगे तो नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क। जो ह्यूमन ईयर है वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन ईयर की जो डायग्राम है वो जो है हमें पता होनी चाहिए, वो हमने पहले भी समझी थी। ये जो है ह्यूमन ईयर की डायग्राम है, इसके अंदर देखिए इस तरह से पूरा ह्यूमन ईयर होता है। तो ये काम कैसे करता है, अब देखिए जब भी कोई आवाज़ आती है यहाँ पे ये क्या है, पिन्ना है। तो यहाँ पे जो भी वाइब्रेशन होती है, मान लीजिए कोई भी जो साउंड है हमारे सराउंडिंग के अंदर जो भी आया तो पीना जो है उसको कलेक्ट करता है। तो पीना का काम क्या है, कलेक्ट करना और उसको ट्रांसफ़र कर देना ईयर ड्रम को। तो यहाँ पे ईयर कनाल है, इस तरह से साउंड आया और यहाँ ईयर कनाल के थ्रू इसने कलेक्ट किया सारे साउंड को पीना ने, और ईयर कनाल के थ्रू हम इसने ईयर ड्रम पे भेज दिया। यहाँ पे ये ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम क्या है, एक मेम्ब्रेन की तरह होती है, जैसे कि ड्रम होता है, जैसे कि इसको ड्रम बोला गया है कि ये जो है टू एंड फ्रो वाइब्रेशन करती है जैसे ही इसके ऊपर साउंड की वेव्स जो हैं पड़ती हैं। तो ये जो साउंड की वेव इसके ऊपर पड़ती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लग जाता है। इसके अंदर वाइब्रेशन होती हैं, ये वाइब्रेशन जो हैं आगे पास कर दी जाती हैं, आगे पास हमारा जो ओसिल्स है इसको पास कर दी जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा तीन जो ईयर होता है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि ईयर ड्रम तक जो है हमारा यहाँ तक जो है आउटर ईयर होता है, इसको आप आउटर ईयर बोलते हैं। उसके बाद जो होता है हमारा ये जो है इनर ईयर होता है। तो यहाँ तक जो है लगभग जो है यहाँ तक, तो यहाँ तक जो है इनर ईयर होता, सॉरी जो मिडल ईयर होता है। और उसके बाद जो है हमारा ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये इनर ईयर के अंदर होती है, इनर ईयर। तो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आउटर ईयर ने सारे साउंड को कलेक्ट करके ईयर ड्रम पे भेजा, ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, उसने जो है मिडल ईयर पे भेजा। मिडल ईयर पे हमारी 3 चीज़ें होती हैं तो वो हमने उसके अंदर डिस्कस की थी जब डिस्कस किया था ईयर के बारे में। हैमर होता है, एनविल होती है और स्टीरअप होता है। तो ये जो तीनों हैं हमारी इनके पास वो जाती है। तो ईयर ड्रम जो है इनिशिएट करता है, जो हमारी स्मॉल बोन होती है हैमर की उसको वाइब्रेट करता है, और ये जो वाइब्रेशन है पास होती हैं हैमर से, कहाँ पे पास होती है, जो हमारी एनविल से होती हुई जो स्टीरअप पर जाती हैं। अब ये जो स्टीरअप है वो स्ट्राइक करता है मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो के। अब यहाँ पे जो देखिए जो ओवल विंडो है, ओवल विंडो यहाँ पे ये चीज़ होती है, अगर हम इसको देखें
तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमने रेड कलर में दिखाई है। यहाँ पे जो है ओवल विंडो यहाँ पे लगभग होती है ये पूरी इस तरह से। तो यहाँ पे जो स्मॉल दिखाई गई है तो यहाँ पे ओवल विंडो होती है, यहाँ पर वो जाती है। अब ये जो है इस वाइब्रेशन को कोक्लिया पे पास कर देती है, जैसे कि ये कोक्लिया दिखाया गया है। तो ये कोक्लिया पे इसको पास कर देती है। ये जो चीज़ है ये स्पाइरल सी चीज़ आपको दिख रही है, ये कोक्लिया के पास जो है वो चली जाती है। अब जब वो कोक्लिया के पास जाती है तो कोक्लिया के पास जाने के बाद वो हमारी जो लिक्विड होता है इस कोक्लिया के अंदर जो है लिक्विड होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक तरह का लिक्विड होता है। ये जो लिक्विड है ये कोक्लिया के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इससे प्रोड्यूस होती हैं, जो कि नर्व सेल पर जाती हैं। देखिए आगे जो ये किससे जुड़ा है, ऑडिटरी नर्व से जुड़ा है, यानी कि नर्व सेल पर जाती हैं। अब जो नर्व सेल पर ये जाती हैं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती हैं, ये ब्रेन के पास जाती हैं इस ऑडिटरी नर्व के थ्रू, इसके द्वारा। तो ये जो है जो ब्रेन है उसको इंटरप्ट कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है, यानी कि उसको कन्वर्ट कर लेता है जो भी वो साउंड है। तो इस तरह से हम सुनते हैं, इस तरह से हम हियरिंग करते हैं। तो ये आप समझ गए। यहाँ से जो है कलेक्ट होगी, ईयर ड्रम पे जाएगा, फिर जो हमारी ये तीनों चीज़ों के पास आएगा, और फिर जो है हमारा कोक्लिया के पास जो लिक्विड है वहाँ आएगा, और फिर जो है ऑडिटरी नर्व पे जाएगा, और इस तरह से हम हियरिंग करेंगे। तो हमारा कान जो है इस तरह से काम करता है, इस तरह से हमको सुनाई देता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।